लोग देखेंगे द मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन ऑफ दिस आर्टिकल, दैट इज रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, तो चलो देखते हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो क्या अभी तक हम लोग समझ चुके हैं कि जब हम किसी एक कंडक्टर के क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एस्टैब्लिश्ड, द फ्री इलेक्ट्रॉन क्लाउड keeps jumping in random direction. Electrons keep jumping in random direction, but the cloud slowly moves in the opposite direction of electric field applied. That means from lower to higher potential. Why? Because the electric field is from higher to lower potential. Electron cloud will move from lower to higher potential. देखो दो चीज है यहाँ पर. Electrons are jumping with very high speed. Their speed may be something you say call it a signaling speed of the order of 10 to the power 8 meter per second. But then the cloud is moving slowly in the opposite direction of electric field. That may be something some millimeters per second. अच्छा, तो रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखेंगे. सपोजिंग हम कहेंगे कि here is a conductor. Here is a conducting bar. से हम कहेंगे कि इसके क्रॉस में हम एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए. So let me show it properly, क्योंकि कभी कभार डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो आपको मालूम रहना चाहिए. ये है हायर पोटेंशियल, ये है लोअर पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन द डायरेक्शन फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल. ठीक है, अब क्या है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर, दे आर ऑल रैंडमली जंपिंग, कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर, लेकिन द एंटायर क्लाउड इज स्लोली मूविंग, ओके, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. So let us consider a case when the electron cloud has reached to the section AB. Suppose this is a section called, I name it AB. ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है धीरे धीरे इधर को मूव कर रहा है. Electrons are moving randomly in different directions. Remember, again I am repeating, electrons are moving in random directions. ठीक है, but then the cloud is moving slowly in this direction. That is what is called the drift velocity. अब ये जो क्लाउड जो मूव कर रहे थे, अभी देखोगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे पोटेंशियल डिफरेंस देने के कारण, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे आके बगल वाले इलेक्ट्रॉन को मारेंगे और इलेक्ट्रॉन चलेंगे. सपोज हम कहेंगे dt सेकेंड के बाद यहाँ का भी इलेक्ट्रॉन चलने लगे, या दैट मीन्स ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, सपोज हम कहेंगे ये इतना दूर आ चुका है. कहां पर? A dash B dash तक आ चुका है. Electron cloud is moving. So this cloud has moved from AB to A dash B dash, say in a time of delta t seconds. Okay, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर अभी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ से आए? They are all movable electrons because of the cloud, जो कि इधर से इधर आए हैं. तो let us take some assumptions. Let A is cross-sectional area of conductor. ठीक है. Vd is drift velocity. Let the further N is number of free electrons per unit volume of the material. जिस मटेरियल के ले रहे हैं उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ध्यान में रखना, n is नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल. ऑब्वियसली जितना गुड कंडक्टर होगा उतने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे पर यूनिट वॉल्यूम. If you go for copper, you will get more number of free electrons per unit volume. If you go for iron, you will get some free electrons, but then less number of free electrons per unit volume. क्योंकि copper is a better conductor. अच्छा, जिसमें जितना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, that is considered as a better conductor.
because it easily conducts electricity. So A is the cross-sectional area, VD is the drift velocity, N is the number of electrons per unit volume of the material. Let the electron cloud moves from section AB to A dash B dash in delta t सेकेंड. ठीक है, सो क्या कहेंगे? डिस्टेंस मूव्ड बाय द क्लाउड, क्या कहेंगे? डिस्टेंस मूव्ड बाय क्लाउड इज इक्वल टू, वो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जा रहा है, इधर को ड्रिफ्ट कर रहा है vd वेलोसिटी में, तो vd into delta t is the distance moved by the cloud from here to here. अच्छा, amount of charge crossing the section AB, ये सेक्शन को कितना चार्ज क्रॉस किया, इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम into volume of this part into volume of A B B dash A dash into volume of A B B dash A dash. क्योंकि यहाँ का इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर रहे थे, अब ये इधर से आने लगे हैं, तो ये जब यहाँ पर चलने लगे हैं तो यहाँ पर पहुंच गए, तो जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ड्रिफ्ट करते हुए, इधर जो इलेक्ट्रॉन आ गए हैं वही इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे. कौन इलेक्ट्रॉन क्लाउड कर रहे हैं, कौन इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहे हैं, द फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहे हैं, तो ये ड्रिफ्ट करते हुए इधर आने लगे हैं. कितना, ये जो क्लाउड जब आने लगा dt सेकंड में कितना आगे आ गया होगा, vd into delta t, दिस लेंथ विल बी vd into delta t. ठीक है, ऐसे कह सकते हैं, द डिस्टेंस मूव्ड बाय द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन dt सेकंड्स इज vd into delta t. तो इस वॉल्यूम में अभी जितने सारे इलेक्ट्रॉन उद्यम मचा रहे हैं, आए हैं मूव करके इधर से, वो सारे तो इसी को क्रॉस करके आए हैं. तो सेक्शन AB को कितना चार्ज क्रॉस किया, जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कूद रहे हैं, कितना इलेक्ट्रॉन कूद रहे हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस. नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग n डिनोट कर चुके हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम कितना होगा, लेंथ हो गया vd into delta t, नहीं लेंथ हो गया vd into delta t, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम लोग a लिए, A is cross sectional area of the conductor, तो हम कहेंगे n into length हो गया vd into delta t into area. So this amount of charge crosses the section AB in delta t seconds. Then what is the current? I will say it is delta q by delta t. The amount of charge crossing is delta q. तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी करो तो क्या मिल गया, देखो तो ओहो, n हो गया नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, कितना चार्ज आया है, जितना इस वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन है, इतने 2 इलेक्ट्रॉन है, हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है e, तो टोटल चार्ज कितना क्रॉस किया, एक e रहेगा यहाँ पे, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यू से ये e is here. I hope I am able to make you understand. कितने 2 इलेक्ट्रॉन क्रॉस किए हैं, n into the volume of this is A into vd into delta t. ठीक है, तो कितने 2 इलेक्ट्रॉन क्रॉस किए हैं, I will say it is n into this much electrons has crossed this section AB. What is the charge carried by them, each electron is of charge e, so you say it is like this, en vd into delta t into A. तो अब डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी करेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी करो तो क्या रह गया, NEAVD. ठीक है, NEAVD. तो द अमाउंट ऑफ करेंट पासिंग इज गिवन बाय द रिलेशन NEAVD. तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में जो ये रिलेशन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा. दिस इज कमिंग आउट टू बी NEAVD.
VD। ओके, तो ये डिराइवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट करके कैटेगराइज कर सकते हो। तो डिराइव एन एक्सप्रेशन बिटवीन करेंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड दिस इज NAVD। अगर इस आर्टिकल में कोई क्वेश्चन आता है तो इस फॉर्मूले के ऊपर ही कुछ एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, बट मोस्टली व्हाट कम्स इज द डिराइवेशन ऑफ दिस। So after we derive this relation I is equal to NEAVD, ध्यान रखना N is number of free electrons per unit volume, ठीक है। तो ये रिलेशन हमें जो मिल गया, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग नोट करेंगे। पहला चीज हुआ कि हम कहेंगे व्हाट इज I by A, इट इज NEVD, बट व्हाट इज I by A, इट इज J। So the relation between current density and drift velocity is NEVD. That means for a particular type of material, suppose copper, क्योंकि different type of material होगा तो N का वैल्यू अलग अलग होगा। कॉपर के लिए N अलग है, एल्युमिनियम के लिए N अलग है, गोल्ड के लिए N अलग है, अलग अलग मटेरियल के लिए N अलग अलग है। E सेम है, E तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। So for a particular type of material, the current density is directly proportional to the drift velocity. कॉपर का एक पतला सा वायर लो या मोटा सा वायर लो, the current density is directly proportional to drift velocity। जो लोग मेडिकल एंट्रेंस के लिए सोच रहे हैं उनको छोटी छोटी चीजें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये चीजें समझ के निकल के आ रहे हैं। दूसरा चीज है कि हम अभी देखे, यहाँ पर एक रिलेशन निकाल सकते हैं हम, रिलेशन बिटवीन I एंड V, जो कि हम लोग ओम्स लॉ में देखे थे, V इक्वल टू IR। ये रिलेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं, डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। ओम्स जज साइमन ओम को कैसे पता चला कि V इक्वल टू IR होता है, उसको डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं। अभी हम देखे हैं कि I इज इक्वल टू NEAVD, और क्या देखें, VD इज इक्वल टू EE by M इंटू टाउ। ये दोनों रिलेशन हम लोग देख चुके हैं, बहुत रेयर टाइम्स आया है बट CBSE वालों का आया है, ठीक है। तो ये हो गया, और रिलेशन बिटवीन V एंड I कहता है, और एक्सप्रेशन ऑफ रेजिस्टिविटी, डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ रेजिस्टिविटी ऐसे करके भी देता है। तो आप जो भी सोचो, अगर ये दोनों रिलेशन को देखेंगे और वैल्यू डालेंगे, तो अगर कोई एक वायर है, इसमें हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई किए हैं, और पता चला कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A और इसका लेंथ है L, ठीक है। तो हमें पता चल गया है कि जो करंट होगा दैट करंट इज NEAVD। सो इट इज NEAVD के जगह लिख सकते हैं EE by M इंटू टाउ। अब ये जो E है, E क्या है, E is the electric field in this। How you calculate that? dV by dx, V by L। इसको भी हम लोग आगे डिस्कशन कर चुके हैं। E is dV by dx का मैग्नीट्यूड, मतलब क्या पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द कंडक्टर, इट इज V ओवर व्हाट लेंथ, यू से इट इज L, सो इट इज सेम एज V by L। Thus I is coming out to be NEA, और ये E मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, NE स्क्वायर A by M इंटू टाउ, और E की जगह लिखेंगे V by L, ठीक है। तो अगर इसमें से हम V को निकालेंगे, V क्या है, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, V इज इक्वल टू I इंटू N, इट इज L by A होल इंटू M by N स्क्वायर टाउ। देखो, सो V इज इक्वल टू IR वाला रिलेशन में दिस क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटिंग रेजिस्टेंस व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, inversely proportional to the cross sectional area of the conductor, and this quantity is representing the resistivity, ठीक है। तो thus R is equal to V by I, and that is L by A into M by N square tau, ठीक है।
and rho is equal to A R by L. So you say D is equal to M by N square tau. देखो जो रेजिस्टिविटी था, ये ओम्स लॉ था, इट वाज वैलिड एट कांस्टेंट टेम्परेचर. व्हाई? बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर क्या बदल जाता है? बदल जाता है तो ये टाउ बदल जाता है. टाउ क्या था? रिलैक्सेशन टाइम. वो क्या है? द टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स. टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जोर से भागेंगे, है ना? जोर से भागेंगे तो जल्दी जल्दी कोलिजन होने लगेगा. टाउ का वैल्यू घट जाएगा, टाउ का वैल्यू घट जाएगा तो रो का वैल्यू बढ़ जाएगा. ठीक है ना? अगेन नॉट ओनली दैट, तो आप कहोगे सर सारे केस में तो वही होगा. फिर कोई भी केस में ले लो, टेम्परेचर बढ़ा देंगे, रेजिस्टिविटी बढ़ना चाहिए, रेजिस्टेंस बढ़ना चाहिए. लेकिन आप बोले थे कंडक्टर में होता है, इंसुलेटर में नहीं होता है. हाँ, क्यों? उनके इसमें जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं और सारे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स जब करके कंडक्शन लेवल में आ जाते हैं और वो भी अपने आप को फ्री इलेक्ट्रॉन डिक्लेयर कर देते हैं, तो एन भी बदल जाता है. एन बदलता है, टाउ बदलता है. और ओवरऑल ये देखते हैं कि कंडक्टर के केस में रो बढ़ जाता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंसुलेटर के केस में रो घट जाता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. टाउ तो बढ़ता है लेकिन एन भी बढ़ जाता है इसमें. ठीक है, तो उसमें एन भी बढ़ जाता है, टाउ भी बढ़ जाता है. अकॉर्डिंग टू यू विल सी थिंग्स आर, टाउ तो घट जाता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, एन बढ़ जाता है, एन ज्यादा बढ़ जाता है. मोर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिकम अवेलेबल but relaxation time decrease but not much as compared to that of N. तो इंसुलेटर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी घट जाता है, कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ जाता है. But that analysis you need not make here. We will see this validates Ohm's law. It कांस्टेंट टेम्परेचर पूछा नहीं कभी, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि व्हाई ओम्स लॉ इज वैलिड एट कांस्टेंट टेम्परेचर. बिकॉज बाय चेंजिंग टेम्परेचर टाउ विल चेंज एंड एन विल चेंज. एज विथ वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर टाउ डिक्रीज एंड वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर थोड़ा डिटेल्स में लिख देंगे. द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव फास्टर, सो टाउ डिक्रीजेस. अगेन more free electrons become available, so n increases. तो n इंक्रीज कर जाता है और टाउ डिक्रीज कर जाता है. ये चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए. ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आल्सो द रिलेशन बिटवीन योर. और देखो ये जो J इक्वल टू सिग्मा ई, वो सारा रिलेशन इसके अंदर छुपे हुए हैं, सारा रिलेशन छुपे हुए हैं. वो सारे को लेके आप उल्टा पुल्टा खेल कर सकते हो. और यहाँ पर एक छोटा सा चीज आता है जिसके ऊपर डायरेक्टली कोई न्यूमेरिकल नहीं आता है, ना ही वो किसी डिराइवेशन में यूज हुआ है. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड मोबिलिटी. हाउ यू डिफाइन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन? जब हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मूव करने लगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी में. ठीक है, अगर E इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने में ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd हुआ तो यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होगा? दैट इज Vd by E इज कॉल्ड मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मटेरियल. ठीक है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड. Last point that you have to remember is mobility of electrons. क्या है? If by application of electric field E inside the conductor, the electron cloud
moves with drift velocity Vd, then the mobility of electrons is given by mu, क्या Vd by E। तो कुछ क्वेश्चन तो मिलता नहीं इनके ऊपर डालने के लिए। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो मीटर पर सेकंड में हुआ, ये हुआ वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम में। दे में आस्क यू अबाउट समथिंग अबाउट दी यूनिट, यू से इट इज मीटर कूलम बाय न्यूटन सेकंड। ऐसे करके आपको चीजों को याद रखना पड़ेगा। बस मोबिलिटी के ऊपर क्या क्वेश्चन आएगा, उसका डेफिनेशन, द फॉर्मूला, ठीक है। यूजेस कुछ नहीं आएंगे उसके ऊपर। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई, ये सब आपस में रिलेटेड है, ये सबको तोड़ मरोड़ के हम मोबिलिटी का भी एक नया फॉर्मूला निकाल सकते हैं, बट वी नीड नॉट गो टू द जगलरी ऑफ दैट, क्योंकि बोर्ड में कभी ऐसी चीजें पूछा नहीं है, और जेईई में तो बहुत ही रेयरली आता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे assumed terms है। number of free electrons per unit volume, how can you define exactly? Relaxation time, how can you define exactly relaxation time? Mean free path, how can you exactly define mean free path? These are all hypothetically calculated, averaged over many things। इसलिए ये जो डाटा मिल रहे हैं वो 100% एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि कोई अगर कंडक्टर दिया गया, कोई करंट वोल्टेज अप्लाई किया गया, करंट फ्लो कर रहा है, कोई बोलेगा इसका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम निकालो, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, यू कैन नॉट कैलकुलेट। अगर रिलैक्सेशन टाइम टाउ है, बाकी चीजें हम लोग यहाँ पर निकालें, ठीक है। इसलिए ये रियलिस्टिक वे में इसको नहीं कर सकते, बट यू कैन रियलाइज कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन बाय चेंजिंग टेम्परेचर, बाय चेंजिंग पोटेंशियल डिफरेंस एटसेट्रा, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, सारा फॉर्मूला को एक बार लिख देंगे यहाँ पे, और उसके बाद लेट अस सी सम क्वेश्चंस रिलेटेड। सो बेसिकली हम जो फॉर्मूला देखे इस चैप्टर में जिसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं वो ये हुआ, अगर U है थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो समेशन ऑफ UI इज इक्वल टू 0। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज नथिंग बट V1 प्लस V2 प्लस V3 of all electrons by number of electrons in motion। ये कैपिटल N और दूसरा वाला स्मॉल n में डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये स्मॉल n क्या था, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। Also we have seen J is equal to I by A। Also we have seen J is equal to sigma E। सिग्मा E is conductivity, और आप कह सकते हो E is equal to J rho। ये conductivity है, ये resistivity है। Also you could see that drift velocity is related to the current by the relation NEAVD। इसमें N क्या है, not number of free electrons, number of free electrons per unit volume, per unit volume। अच्छा, और इससे और क्या रिलेशन मिल गया, A को इधर ले आओ तो मिल रहा था J is equal to NEVD। तो ये सब को तोड़ मरोड़ के आप सिग्मा का वैल्यू, ये सब वैल्यू ऐसे करके निकाल सकते हो। यू कैन एस्टैब्लिश डिफरेंट रिलेशंस। तीसरा हुआ व्हाट वाज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, द रिलेशन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाज E by m into tau। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस विथ ए वेक्टर साइन हियर, दैट मींस ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ऑलवेज डायरेक्टेड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम lower to higher potential, electric field is from higher to lower potential। These are the questions, यही सब क्वेश्चन पूछेंगे वो 1 मार्क के लिए। Electric field is directed from higher to lower potential, drift velocity is from lower to higher potential। Now ये सारा चीज हम लोग फॉर्मूला अभी देख लिए। चलिए देखते हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चंस किस किस्म के आते हैं। Let me give you a question here। क्वेश्चन नंबर 1। सपोज हम कहेंगे यहाँ पर कोई टैपर्ड बार है, ठीक है, कोई एक टैपर्ड कंडक्टर है जो नेरो हो गया है ऐसे, ठीक है, डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस, और यहाँ पे आपने एक बैटरी कनेक्ट कर रखा है। हियर इज ए सेक्शन AB, हियर इज ए सेक्शन CD। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है एट which section AB और CD
करंट इज मोर, ये एक होमोजेनियस मटेरियल है। क्या दिया है? होमोजेनियस मटेरियल है। करंट इज मोर, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, आई मीन पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज मोर, करंट डेंसिटी इज मोर। कहां पर, कौन सी सेक्शन पे करंट डेंसिटी ज्यादा है? अस्यूम assume the material to be copper, assume the material to be homogeneous, to be copper, ये कॉपर का मटेरियल है। इस क्वेश्चन का हमें आंसर करना है। 1 मार्क के लिए ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, तो चलिए देखते हैं क्या हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ध्यान से देखा जाए, हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर पूछा है कौन सा सेक्शन पे करंट ज्यादा है। कौन सा सेक्शन पे करंट ज्यादा है कैसे पता करेंगे? ऑब्वियसली फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल द करंट इज पासिंग। करंट ऐसे गया तो इधर से जाएगा। व्हाटएवर करंट इज पासिंग हियर, सेम करंट इज पासिंग हियर। तो करंट इज मोर एट व्हिच सेक्शन? सेम एट बोथ सेक्शन, बोथ सेक्शन, दोनों सेक्शन में करंट बराबर है। बिट नंबर 2, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, अच्छा ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है और करंट डेंसिटी भी तो पूछा है, तो थोड़ा करंट डेंसिटी निकाल लेते हैं। करंट डेंसिटी, यू नो इट इज I/A, ठीक है ना। करंट डेंसिटी J को हम लोग कैसे लिखते हैं? I/A। यहां से जितना करंट जा रहा है, यहां से उतना करंट जा रहा है, लेकिन यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा दिख रहा है, यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम दिख रहा है। सो हम कहेंगे J इज मोर एट CD, क्योंकि यहां पर एरिया कम है। नाउ लेट अस गो फॉर दी बिट नंबर 2। कहां पे पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है ना? पोटेंशियल ग्रेडियंट। व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट? यू नो पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है dV/dx। दैट मींस over a small distance dx, what is the change in potential? That is potential gradient, dV/dx, change in potential per unit infinitesimal distance. But you know E is having a magnitude same as dV/dx. In fact E is equal to minus dV/dx, but when we talk about magnitude, माइनस साइन का कोई मतलब ही नहीं रहा। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कहां पर ज्यादा होगा? जहां पर E ज्यादा होगा। फर्दर हमें मालूम है कि E is equal to J into rho, and it is a copper. Copper means rho is same everywhere. इसका मतलब जहां पर J ज्यादा होगा, जहां पर J ज्यादा होगा, वहां पर E भी ज्यादा होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट ज्यादा होगा। तो हम कहेंगे E is more at CD सेक्शन पे ज्यादा होगा। आई होप मैं सबको समझा पाया हूं, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए। इज इट अंडरस्टूड? यस सर। यस। 2 copper bars of equal length but cross sectional area A and 2A are connected in parallel, across a battery as shown. Find ratio of bit number 1 currents in them
डेंसिटी इन द, सिंपल है, आप लोग कर सकते हो। बीट नंबर 3, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द, और बड़े इंटरेस्टिंग रिलेशंस आने वाले हैं, आपको देखने से मजा आएगा। बीट नंबर 4, ड्रिफ्ट वेलोसिटीज इन द, ये वाला पार्ट सबसे ज्यादा बार आया है। ऐसे दोनों को कनेक्ट कर दिया, फाइंड द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटीज, या तो सीरीज में दे दिया या फिर पैरेलल में दे दिया, फाइंड द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटीज इन देम। तो ए दिया है एक का एरिया, दूसरे का एरिया को 2a दिया है, तो इसको हम कंडक्टर नंबर 1 कहेंगे, इसको 2 कहेंगे। तो ये सारा क्वांटिटी का रेशियो हमें चाहिए, ठीक है। लेट अस स्टार्ट, सिंपल है, एवरी वन ऑफ यू कैन डू, नथिंग टू वरी। थोड़ा ध्यान से देखो, पहले हम देखेंगे कि इसमें करंट क्या जाएगा। सपोज द पोटेंशियल यू आर अप्लाइंग इज V0, तो कितना करंट जाएगा V0 बाई R। हियर R1 is rho L by A, R2 is rho L by 2A, हाँ ठीक है। I1 by I2, I1 by I2 is equal to, अब I तो है V0 by R, so it is 1 V0 by R1, V0 by R2, V0 cancels out, R2 by R1, क्या आया R2 by R1 करेंगे तो it is coming out to be 1 by 2। सिंपल है, currents are in the ratio 1:2, बीट नंबर 1 हो गया। Now बीट नंबर 2 में पूछा है current density। Current density is I by A, so J1 by J2 is I1 by A, I2 by 2A, can be written as I1 by I2 into 2, but I1 by I2 कितना था 1 by 2, 1 by 2 into 2 is equal to 1:1। देखो कितना इंटरेस्टिंग है, अगर एक मोटा वायर एक पतला वायर दोनों को पैरेलल में लगा देंगे, अगर दोनों का लेंथ बराबर है तो करंट डेंसिटी दोनों में बराबर होगा, बोथ विल हैव सेम करंट डेंसिटी, ठीक है। हर जगह निकालने की जरूरत नहीं, ये चीजों को आप लोगों को डिस्कवर कर लेना चाहिए। बीट नंबर 3 पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड इन नेम। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता है E इक्वल टू J इंटू रो, और ये दोनों कॉपर है, मतलब रो इज सेम फॉर बोथ ऑफ देम, रेजिस्टिविटी सेम, तो आप कहोगे E1 बाई E2 इज इक्वल टू 1:1। और भी अगर थोड़ा स्मार्टली आप सोचते तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V0, लेंथ कितना है L, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा V0 बाई L, इसमें भी V0 बाई L, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम। नाउ थिंक अबाउट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हाउ द करंट इज रिलेटेड टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू I इज इक्वल टू NEA VD और J इज इक्वल टू NE VD, आप जानते हो, ठीक है। हम कहेंगे J इज इक्वल टू NEVD और VD क्या हो गया J बाई NE, तो J तो दोनों का बराबर है, तो मिल गया VD का पहला वाले में ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय दूसरे वाले में ड्रिफ्ट वेलोसिटी। N एंड E आर सेम, E इज ए कांस्टेंट, N दोनों कॉपर है, तो N will be same for both of them, number of free electrons per unit volume will be same for both of them। अगर ये अलग अलग मटेरियल होते तो N का वैल्यू भी अलग अलग होता। अब हम कहेंगे VD1 by VD2 is equal to J1 by J2, that is equal to 1:1। मोटे वाले में ड्रिफ्ट वेलोसिटी, पतला वाले में ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दोनों बराबर है। क्या सबको समझ में आया? Yes, sir. ये बार नंबर 1 है, ये बार नंबर 2 है। 2 कॉपर बार्स with having cross sectional area of equal length and
of equal length have cross-sectional areas. Cross-sectional area A and 2A. They are in series across a battery. ठीक है. Find ratio of current in them. Current in them. Current density in them. Potential gradient in them. और क्या कहेंगे, और क्या पूछेंगे इसमें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन देम. ये सारा चीज का रेशियो हमें निकालना है. ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन देम. तो हमें ये सारा चीज निकालना है. क्या आप लोग इसको कर सकते हो? कितना सिंपल क्वेश्चन है. क्या आप लोग इसको कर सकते हो? Yes. करो. दिया है कि दोनों कॉपर बार का लेंथ बराबर है और एरिया A एंड 2A है. ये बार 1 है, इसका एरिया A, ये बार 2 है, एरिया 2 है. बोला है करंट इन देम क्या रेशियो का होगा. क्या मैं प्रीतिश को पूछ सकता हूं व्हाट इज द रेशियो ऑफ करंट इन देम? किसमें करंट ज्यादा होगा, 1 में कि 2 में प्रीतिश? दोनों में. किसमें करंट ज्यादा होगा, 1 में कि 2 में? दोनों में इक्वल होगा. तो हम कहेंगे एज दे आर इन सीरीज. सेम करंट passes in them. तो I1 by I2 is 1 by 1. बिट नंबर 2, करंट डेंसिटी क्या फॉर्मूला था? I by A, J1 by J2 is I1 by A, I2 by 2A, so it is 2:1. Current density is in the ratio 2:1. अच्छा, potential gradient is dV by dx, and you know it is otherwise magnitude of E, and that is again equal to J into rho. दोनों कॉपर बार है, अगर J रो तो दोनों का बराबर होगा. रेजिस्टिविटी सेम, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल. तो हम कहेंगे E1 by E2 is ratio of the potential gradient is same as J1 by J2, and that is 2:1. ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दोनों में से किसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगा? आप जानते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज J by NE. N is number of free electrons per unit volume. पतले वाले वायर में, दोनों कॉपर का है, पतले वाले वायर में N का वैल्यू ज्यादा है कि मोटे वाले वायर में N का वैल्यू ज्यादा है? सेम है. यस, क्योंकि N कितना होगा वो टाइप ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है ना. तो हम कहेंगे N is same. N तो क्या देखे, N depends upon N is number of free electrons per unit volume. So same for copper, दोनों कॉपर का है तो N is same, E is same. तो आप क्या कहोगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन द फर्स्ट वन बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन द सेकंड वन इज J1 by J2 और J1 by J2. तो हम लोग निकाल चुके 2:1. इसका मतलब हुआ इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगा, इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगा. तो जैसे ही ये जंक्शन, ये क्वेश्चन भी आया है पुराना ये ट्रिपल एग्जाम में ऐसा दिया हुआ था. क्या दिया था कि इलेक्ट्रॉन वाज मूविंग when it crosses the junction
ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल इंक्रीज, ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल डिक्रीज, ऐसे करके। अब 2:1 है, यहाँ पर ज्यादा था, यहाँ पर कम था, तो ऑब्वियसली विल से ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल डिक्रीज। समझ में आ रहा है? तो इस चैप्टर में इतना ही थ्योरी देखना है, यही सारे डेरिवेशन देखना है, यही सिंपल क्वेश्चन है, कोई टिपिकल डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। आप लोग इसको ध्यान से पढ़ो और बढ़िया से सारे चीज का नोट्स बनाना, ठीक है? और वो नोट्स को बार बार लिखना, ये डिराइवेशन करने की जो हम किए हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का रिलेशन, वो सब करने की कोशिश करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास विथ न्यू चैप्टर, न्यू कंसेप्ट, द कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस। तब तक के लिए जय हिंद। Thank you, sir.